अभी तक जितनी भी हम लोगों ने क्लासेस की उसमें हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इन तीनों को पढ़ लिया है। अब देखो, ऐसे तो आप लोगों के पास और भी पता नहीं कितनी काइनेटिक रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं, भले ही वो रियल लाइफ में हो नहीं हो उनसे हमें मतलब नहीं है, बट थियोरेटिकली तो आप बहुत सारी पॉसिबल काइनेटिक्स रिएक्शन बना सकते हो। क्या हम उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। सारी पॉसिबिलिटीज़ को तो पढ़ाए नहीं जा सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरलाइज्ड रिजल्ट बना लेते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन इस फलाना ऑर्डर की होगी तो वहाँ पे बस n की वैल्यू पुट कर दो और उस ऑर्डर के लिए आपको जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाली इक्वेशन होती है वो मिल जाएगी। आप लोगों को उसके लिए जो टी हाफ का टाइम पीरियड वाला जो एक्सप्रेशन होता है आप लोगों को वो मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग आज एक nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या करने वाले हैं, ये पूरा बातचीत करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा फार्मूला डेरिवेशन। और जो मैं बता दूं, उससे जो फार्मूला निकल कर आता है, जो फार्मूला भी निकल कर आएगा, ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर फार्मूले को रट्टा नहीं मारना है। तुम चाहो तो अपने छोटे से दिमाग पे ज़ोर डलवा कर उसको रट्टा मार सकते हो, बट आई डू सजेस्ट कि वो काम मत करो, फालतू है, अननेसेसरी है। इससे बेटर है कि आप उस डेरिवेशन को खुद कर लो, क्योंकि डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है वो। अगर बेसिक इंटीग्रेशंस अगर आते हैं मैथमेटिक्स के तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ ऐसा कठिन कार्य है जो तुमको नहीं बनेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए तुमको डेरिवेशन करना है। तो देखो, अगर nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए डेरिवेशन कर रहे हो तो एक बात का तो ख्याल रखिएगा कि ऑर्डर बराबर ज़रूर क्या होगा, यहाँ पे n रहा होगा। अभी तक हमने जितने भी डेरिवेशन किए उसमें ऑर्डर बराबर या तो 0 होता है, या तो 1 होता है, या तो 2 होता है। अभी हमारा ऑर्डर बराबर कितना है, आप लोगों का n है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन है जिसमें आपके पास एक रिएक्टेंट है। मैं एक या एक से ज़्यादा वाले जब रिएक्टेंट्स होते हैं उसके लिए डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ और ना ही वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों के प्रोडक्ट में, ओके, ठीक है। और अगर इस ए के आगे में लेट्स से 5 लिखा है, 7 लिखा है, 3 लिखा है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले उस ए की स्टोइक्योमेट्री को 1 बना लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम स्टोइक्योमेट्री 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 2 रेट होते हैं। पहला लेट से मैंने रेट इसको जो लिखा वो इस तरीके से लिखा, -(dA) अपॉन में आप लोगों का dt। और दूसरा मैंने रेट लिखने का तरीका इस्तेमाल किया k टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर, बोलो कितना, n। अब एक ही एक्सप्रेशन के दो अलग अलग रेट तो हो नहीं सकते, तो देयरफॉर हम दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे। सो -(dA/dt) इज इक्वल्स टू, बताइए कितना, k यहाँ पे a रेज़ टू द पावर n। अब तुम तो जानते हो इंटीग्रेट करने से पहले मुझे उन लोगों के वेरिएबल्स सेपरेट कर लेने चाहिए। तुमने 0 ऑर्डर डिराइव किया है, तुमने फर्स्ट ऑर्डर डिराइव किया है ना, तो तुम्हें तो ये सारी चीज़ ऐसी लग रही होंगी कि अरे तो रिपीटेटिव है। एग्जैक्टली ये रिपीटेटिव है। कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ dt। k क्योंकि कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन हम उसका करेंगे नहीं, तो उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर। टाइम के वक्त मैंने लिमिट्स लगा दी 0 से t, और a के वक्त मैंने लिमिट्स लगा दी a0 से लेकर at, जहाँ पे a0 का मतलब बताइए क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन की, यानी कि जब आपने रिएक्शन को शुरू किया था तो उस वक्त कंसंट्रेशन कितनी थी। और at का मतलब होता है कि आफ्टर टाइम t, ठीक है, कुछ समय बाद, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन बाकी है, ठीक है, कितनी बाकी है, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, at कहते हैं, ठीक है। अब तो मैथ्स है और कुछ भी नहीं है, तो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला तो तुमको पता ही है ना, कि अगर मान लेते हैं मैं इंटीग्रेट करने को कहती हूँ x की पावर n को, लेट से, ठीक है, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है, यानी कि क्लास 11th में आई थिंक जब फिजिक्स शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले जो बेसिक मैथमेटिक्स सीखी जाती है ना, ये वो है। इसके बिना तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। केमिस्ट्री तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। तो केमिस्ट्री में भले हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उतना ज़्यादा उपयोग में नहीं लाते हैं, बट फिजिक्स में तो लाते हैं, तो ये चीज़ तो आपने पढ़ी ही होगी।
अच्छा, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मैं इसको इंटीग्रेट करके इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए रेज टू द पावर -n+1 अपॉन में -n+1। लिमिट्स हमने अभी पुट करने के हैं जो हम कर लेंगे, a0 से लेकर at तक, और यहाँ पे आ जाएगा kt, और यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेकर t तक। ये जो माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन को मैं इस नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और उसको बाहर ले आती हूँ, क्योंकि लिमिट्स हमें कहाँ पुट करनी है, ए की जगह पुट करनी है, एन की जगह थोड़ी ना पुट करनी है। हमारा जो ऑपरेटर था वो तो डी ए था ना, तो लिमिट्स भी ए की जगह पुट होगी, एन की जगह पुट होगी नहीं। तो ऐसे में 1/1 आपका क्या आएगा, n-1, ये आ गया बाहर। अब मैंने लिमिट्स पुट कर दी, तो जब मैंने आपकी अपर लिमिट पुट की तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, at रेज टू द पावर -n+1 माइनस a0 रेज टू द पावर -n+1, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका k t-0। थोड़ा सा फॉर्मूले को सजा धजा कर प्यार से लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1/n-1 ब्रैकेट में 1/, इंडाइसिस के बेसिक रूल्स लगा रही हूँ मैं और कुछ नहीं, at(n-1). अगर आप कभी भी किसी भी एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हो तो उसकी पावर बोलो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या आया, kt आया। सो दिस इज माई जनरल फॉर्मूला, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला फॉर एनी ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर रिएक्टेंट एक है और अगर उसकी स्टोइकियोमेट्री एक है तो, ठीक है। ये क्या है, हम लोगों का जनरल फॉर्मूला है। किस चीज़ के लिए जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल इंटीग्रेटेड स्पेलिंग ठीक कर लेना अगर कहीं भी गलत हुई है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि a0, at, k और t, इसके बीच में जो रिलेशनशिप प्रोवाइड करें, ये वो वाला आप लोगों का फॉर्मूला है फॉर nth ऑर्डर। कल को तुम लोगों को किसी ने थर्ड ऑर्डर के लिए पूछ लिया, तो तुम इस फॉर्मूले में n की जगह 3 पुट कर दो, आंसर आ गया। किसी ने 7th ऑर्डर के लिए पूछ लिया, n की जगह 7 पुट कर दो, आंसर आ गया। खैर, जिस इंसान को इंटीग्रेशन करना आता है वो तो डायरेक्टली यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करके यहीं से इंटीग्रेशन कर सकता है। बट स्टिल अगर मान लेते हैं पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया कि फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स बताइए कि रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये होगा हमारा रेट एक्सप्रेशन, बस यही थी। तो इफ़ यू वांट तो आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि दिमाग में रखने लायक कोई चीज़ है नहीं। ब्रैकेट के बाहर 1/n-1 इक्वल टू के उस पार kt, और आपके ब्रैकेट के अंदर 1/at रेज टू द पावर n-1 माइनस 1/a0 रेज टू द पावर n-1। काफ़ी आसान चीज़ है। अब इससे कुछ फॉर्मूले से कुछ बातचीत करनी है क्या, तो देखो इस फॉर्मूले के बारे में सिर्फ एक ही बातचीत करनी है कि ये जो ऊपर हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखाया है, ठीक है, दिस अबोव एक्सप्रेशन इज़ नॉट वैलिड फॉर n = 1, ठीक है। अगर आप n = 1 रख लेते हो तो ये n = 1 के लिए वैलिड नहीं है। आप करके देखिए, अगर आप n = 1 रखोगे तो यहाँ पर ये जो आप लोगों के पास ब्रैकेट के बाहर n-1 आपको दिख रहा है, 1 - 1 0 नहीं हो जाएगा, हाँ, और 1/0 बोलो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज नॉट एट ऑल वैलिड फॉर आप लोगों के फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला 0 ऑर्डर के लिए वैलिड है, बराबर, या आप लोगों के सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो ऑर्डर लिखनी है लिख लो, बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तुम्हें शायद याद भी होगा, मैंने आई थिंक सबसे पहला जो डेरिवेशन तुम्हें करवाया था वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही करवाया था, और फर्स्ट ऑर्डर के जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आता है उसमें लॉग वगैरह समथिंग कुछ आता है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर आप लोगों को यहाँ तो कोई लॉग दिख ही नहीं रहा है, इट मीन्स वहाँ का डेरिवेशन इसके कंपेयर में चीज़ें कैसी हैं, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि 1/x की पावर 1 अगर रही तो इंटीग्रेशन आप लोगों का log x हो जाता है, ना कि x की पावर 1 + 1 और अपॉन में 1 + 1, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए तो ये n = 1 के लिए वैलिड नहीं है। अब अगर मेरे को एक इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मिल जाता है, तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मिलने के बाद हमारी क्या इच्छा होती है कि हमें हाफ लाइफ वाला भी एक्सप्रेशन मिल जाए। तो चलिए एक काम करते हैं, हाफ लाइफ का भी एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब देखो हाफ लाइफ के बारे में तुम क्या जानते हो, हाफ लाइफ का मतलब होता है एक ऐसा समय जहाँ पर हम लोग हमारे AT की वैल्यू को
क्या पुट कर सके, ए नॉट अपॉन 2 पुट कर सके, बस बात खत्म। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या है, के टी, यानी कि मैं लिख सकती हूँ के टी 1/2 इज इक्वल्स टू 1/n-1, वैसे का वैसी। ब्रैकेट में क्या था, 1/80, तो 80 की जगह तो क्या पुट करना है, ए नॉट अपॉन 2 और उसकी पावर में n-1, 1 अपॉन में बोलो ये कितना आ जाएगा, ए नॉट n-1। अब जैसे कि तुम जानते हो कि अगर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करूँ तो ये वाली चीज़ कुछ इस तरीके की दिखने लगेगी, 2 रेज़ टू द पावर n-1 अपॉन में ए नॉट n-1 और यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन ए नॉट n-1। डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, बिल्कुल, तो आगे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, तो ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी, ऊपर न्यूमरेटर में 2 रेज़ टू द पावर n-1 -1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ए नॉट n-1। ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ गया किस चीज़ का, आप लोगों के टी हाफ का। और किस टी हाफ केस में हम लोगों के पास अब ये एक्सप्रेशन आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब तुम इसमें अलग अलग n की वैल्यूज पुट करते जाओ, तुम्हें अलग अलग ऑर्डर्स के लिए हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन मिलते जाएंगे, है ना। तुम लोगों को ये चीज़ मतलब अलग अलग इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा तुम्हारे हाथों में चीज़ें आ जाएंगी। खैर, इस एक्सप्रेशन से मैं कम से कम एक कंक्लूजन लिख सकती हूँ। देखो n-1 ये कांस्टेंट टर्म है, के आप जानते हो कि एक कांस्टेंट ही होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो भी हम जल्द पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ ये भी आप लोगों की एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि टी हाफ यानी कि टी 50% आप लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है ए रेज टू द पावर n-1 के, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के n-1 पावर पे वो बोलो वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, वो n-1 पावर पे डिपेंड करता है, या फिर कई लोगों का लिखने का तरीका ये है कि वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। आप ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। तो इससे आपको जनरल एक्सप्रेशन मिल गया। इस जनरल एक्सप्रेशन की क्या उपयोगिता है, इस जनरल एक्सप्रेशन की उपयोगिता इस प्रकार के सवालों में है। फॉर एग्जांपल, पहले तो हम बातचीत कर लेते हैं। आपको अगर इस तरीके का कोई एक ग्राफ दिया जाए, ठीक है, इस ग्राफ में आपको बोला जाए कि यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है 1/a0 वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, 1/a0 वर्सेस टाइम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ का कर्व मैं ड्रॉ करके नहीं दे रही हूँ, कुछ भी एक रैंडम कर्व आ रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। वैसे उस पर भी बातचीत करेंगे कि क्या कर्व आता है, बट फिलहाल हमें उस कर्व से कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे बताइए ऑर्डर बराबर कितनी है, उसने आपसे ये पूछ लिया। तो ऐसे में हमारे को लगता है कि अरे यार ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करें, हमने तो ऑर्डर निकालने के बारे में ये सुना था कि ऑर्डर तो मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। अब हम ऑर्डर कैसे निकालें, हमको तो एक्सपेरिमेंटल बातें नहीं पता है। फिर तो ऐसे में ये जो आपको कर्व दिया है, ये जो ग्राफ किसके वर्सेस प्लॉट किया गया है, ये आपको सारी जानकारी देगा। कैसे जानकारी देगा, देखो, जब भी हम 1/a0 की समथिंग पावर वर्सेस वाला ग्राफ हम अगर प्लॉट करते हैं वर्सेस टाइम, ठीक है, वर्सेस लेट्स से टी हाफ कह देती हूँ, लेट्स से इसको टी हाफ कह देती हूँ, ठीक है, लेट्स से इसको टी हाफ कह देती हूँ और मैं कहती हूँ ऑर्डर कैलकुलेट करो। तो तुम ये चीज़ जानते हो कि जो टी हाफ होता है वो आपके प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, a0 रेज टू द पावर 1 - n के, या फिर आप इस टर्म में भी लिख सकते थे 1/, वाले फॉर्मेट में, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, दोनों में से जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है आप उस फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो अभी मुझे ये कितना दिया है, इन्वर्सली में आपका 5 पावर में दिया है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि वो इस तरीके से टी हाफ इस तरीके से डिपेंडेंट है। अब आप दोनों को इक्वेट कर लो, यानी कि a0 रेज टू द पावर -5 इक्वल टू a0 रेज टू द पावर 1 - n। तो यानी कि ज़रूर यहाँ पे अगर बेसिस सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करूँगी तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 6। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास ऑर्डर बराबर कितना है, 6। यहाँ से मेरे पास ऑर्डर बराबर कितना है, 6। तो इस तरीके से टी हाफ वर्सेस आपको कंसंट्रेशन का कर्व दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये रिया कर्व किस ऑर्डर का है। तो हम लोगों के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑर्डर हम कैसे निकालें, हमने तो ऑर्डर निकालना सीखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर निकालें, ऐसे हम लोगों को काम करना है। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ, ये कि आप अगर
टाइम मतलब कर्व की बात करो, अगर आप कर्व की बात करो तो आप ये देखोगे कि दुनिया में अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को छोड़ दें तो जितनी भी काइनेटिक्स होती हैं, जितनी भी, अगर आप उसमें उनके 1 कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n-1 वर्सेस आप अगर उनके टाइम का कर्व प्लॉट करते हो तो हमेशा वो कर्व आपको इसी पैटर्न का दिखेगा, जहाँ पर इस कर्व की जो स्लोप होगी वो स्लोप कितनी होगी, n-1 k ये होगी, और यहाँ पे जो आपका y इंटरसेप्ट है ये कितना होगा, 1/a0 रेज टू द पावर n-1 के बराबर होगा सभी के लिए, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दूँ तो। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में मैंने इससे पहले भी बताया है कि उसमें जब आप रिएक्शन के कंप्लीट होने का वेट करते हो कि रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी, तो रिएक्शन एक फाइनाइट समय के बाद बोलो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है ना, ज़ीरो ऑर्डर। बट अगर हम लोग बात करें किसकी, आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की या फिर आपके सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की या डॉट 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 nth ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो ज़ीरो के अलावा कोई भी दूसरी ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, और अगर कोई पूछेगा कि कंप्लीट हो भी रही है तो आप उसको ये बोलते हो कि उसको इनफाइनाइट टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में। ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम, बराबर, ये होती है बातचीत। तो खैर यही तुम्हारा nth ऑर्डर काइनेटिक्स था। इस nth ऑर्डर काइनेटिक्स से तुम्हें बस दो चीज़ें याद रखनी है, एक वो जनरल इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जो कि ऐसा बिल्कुल कठिन नहीं है कि याद रखने में हमारे पसीने छूट रहे हो, है ना। अच्छा, दूसरा है आप लोगों के टी हाफ का एक्सप्रेशन, और टी हाफ का एक्सप्रेशन भले ही याद हो या ना हो, कम से कम लेकिन इतना याद होना चाहिए कि टी हाफ इन्वर्सली 1/a0 रेज टू द पावर n-1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये हम लोगों को दो बातें आपकी याद रखनी है। अब पेपर वाले की मर्जी, वो तुमसे हो सकता है ग्राफ देकर ऑर्डर निकालने की बातचीत करवा ले, या फिर हो सकता है वो इंसान तुमको कोई भी एक रैंडम ऑर्डर दे दे और उसके लिए बोले कि बताइए टी हाफ किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है वगैरह वगैरह, ये सब आपसे पूछ ले, है ना, कुछ भी। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हमने तो इतनी हायर ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी नहीं है, हम कैसे बता पाएँ, तो हम इस तरीके से बता पाएँ। लेकिन ये जितनी भी बातचीत की गई है तब जब रिएक्टेंट बराबर बोलो कितना, आपका मात्र 1, और उसमें भी इसकी स्टोइकियोमेट्री बराबर बोलो कितनी, मात्र 1। अगर स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है तो आप पूरी रिएक्शन को डिवाइड करिए उस पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्री से, आपका ऑटोमेटिकली वो चीज़ कितनी हो जानी है, आप लोगों की 1 हो जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों की ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स ख़त्म होती है। हाँ, इसमें अभी 2 केसेस और बचते हैं, तुम्हें शायद याद होगा मोल कंसेप्ट में मैंने तुम्हें एक पैरेलल और एक सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ाया था। बस केमिकल काइनेटिक्स में भी आप लोगों को वही 2 केसेस यहाँ पे भी पढ़ने हैं, एक पढ़ने हैं पैरेलल और एक पढ़ना है सीक्वेंशियल। ठीक है, तो वो खैर हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम चैप्टर की एंडिंग में पढ़ने वाले हैं। पहले अभी हमारा मेन कंसर्न ये है कि आखिर वो एक्सपेरिमेंटल कौन से तरीके हैं, है ना। जैसे मैंने तुमसे क्या कहा कि ऑर्डर आप हमेशा एक्सपेरिमेंटल तरीकों के वाया निकाला जा सकता है, तो खैर अब हमें वो एक्सपेरिमेंटल तरीके की थ्योरी पढ़नी है कि आखिर वो कौन से एक्सपेरिमेंटल तरीके हैं जिनके वाया आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप रियलिटी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो किस तरीके से ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे होते उन पे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, कि हाउ वी डिटरमाइन ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली। देयर आर वेरियस टेक्निक्स, आई थिंक 4 to 5 टेक्निक्स, वो हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करनी है और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लिखने। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, खत्म, इतना आसान है। और इसके बाद की अब जो केमिकल काइनेटिक्स बचती है तुम्हारे पास, तुम्हारे 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस केमिकल काइनेटिक्स में कहीं भी कोई भी तुमको तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि पूरी बातचीत अब थ्योरेटिकल है, अब कुछ भी मैथमेटिकल नहीं है सिवाय उस पैरेलल और उस सीक्वेंशियल वाले के अलावा। अब सब कुछ थेरी चलेगा, बस मात्र एक अरेनियस इक्वेशन आएगी, और वो अरेनियस इक्वेशन भी कैसे आई है उसके डेरिवेशन में तो हमको जाना नहीं है, बस आ गई है, हमको उसके आगे के कंक्लूजन्स पढ़ने हैं।
तो अब केमिकल काइनेटिक्स तुम्हारी पूरी थ्योरेटिकल होगी। जैसे गैसियस स्टेट स्टार्टिंग में कितनी थ्योरेटिकल थी, बस अब ये भी थ्योरेटिकल चलता जाएगा, जो कि इंटरेस्टिंग है, कठिन नहीं है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है।